बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने अपना जो है लेक्चर क्लोज किया था कि जिसमें पहले हमने डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था, जस्ट टू रिकॉल योर मेमोरीज। और देन जो है हमने बताया था कि डेप्रिसिएशन जो है ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑब्सोलीसेंस और चेंज ऑफ टेस्ट, डिमांड एंड डिज़ायर और फैशन जो है ना, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना। सो यानी ये आपको ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है देन हाउ यानी कि हम अपनी कॉस्ट जो है एसेट को जो है वी कैन डिक्रीज आवर कॉस्ट थ्रू दिस मेथड। देन वी जंप ऑन टू दी यानी ये जो है डिप्रिसिएशन टॉपिक जो है ना, ये इतना सा नहीं है जितना हम बता रहे हैं। ये जो सिर्फ इतना सा बताया है, दिस इज़ नॉट एट ऑल। इट्स अ वेरी लेंदी जो है ना टॉपिक। और सेकेंड ईयर में जब आप आएंगे तो आप उसको थोड़ा सा जो है ना फिर 25% आप वहाँ पढ़ेंगे। देन ग्रेजुअली जो है ना इट विल मूव ऑन, और उसका जो है ना टॉपिक का जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो लेकिन बुनियाद आपको ये जो है ना पता होनी चाहिए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि तीन जो मैंने उसको फिर कैटेगराइज किया कि मसला ये होता है कि बच्चों के लिए यही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो ये मालूम किस तरह से जज करें सवाल को कि इसके अंदर हमने कैसे डेप्रिसिएशन को जो है ना रिकॉर्ड करना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट्स की, राइट। और उसमें से हमने देखा था शायद 9 एडजस्टमेंट्स थी जो कि विच आर वेरी essential to make any final account। ठीक है, अनलेस अनटिल अगर हम वो एडजस्टमेंट नहीं बनाते हैं तो जो फाइनल अकाउंट है आपका वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है ना नहीं देता। सही जो है ना आपको इसके मायने में कि सही इत्तला नहीं देता आपको बिजनेस के बारे के अंदर, राइट। तो ये एडजस्टमेंट्स बताना ज़रूरी है। तो इसमें जो है हमने, ठीक है, ये पहली हम थी हमारी। इसमें हमने ये देखा था कि डेप्रिसिएशन को जो है ना किस तरीके से इम्तहानात के अंदर या एक आदमी जो है ना आपको जो है कह सकता है कि प्लीज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। कैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन एनी एसेट, ये भी आपको आ सकता है एडजस्टमेंट के अंदर कि ये बोल दिया उसने, पिन पॉइंट कर दिए। ठीक है, अब आप इधर उधर नहीं हो सकते। किसी भी एसेट के ऊपर जो है ना वो आपको कह सकता है बिल्डिंग है, फर्नीचर है, व्हीकल है, इक्विपमेंट है, राइट। तो कि इतना होगा, या ये कह सकता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और ये वही चीज़ है। यहाँ पे मैंने एनी एसेट लिखा है और यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना वो उसने लिख दिया फर्नीचर। डेप्रिशिएट घटाइए, सही है, इक्विपमेंट बाय 9,000 के इक्विपमेंट की को डिप्रिशिएट कर दीजिए 9,000 से। डायरेक्ट एंट्रीज हैं, आपको कुछ नहीं करना। या करंट ईयर डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, ये भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है वो। या इस्तेमाल कर सकता है प्रोवाइड, यानी कि कीजिए डिप्रिसिएशन, प्रोवाइड कर दीजिए, मुहैया कर दीजिए। या मुहैया के उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन बनाइए डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स इक्विपमेंट। तो ये लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं आपकी जो है एडजस्टमेंट्स के अंदर। ये आपको जहन में आपको रखना है कि कौन सी किस वक्त इस्तेमाल होती है। ठीक है ना। अच्छा जी, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सही है। एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, सही है। तालीम के फैलाव में मैं अपना जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन है 1% 2%, वो मैं आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। अब आप अपनी लेवल बेस्ट को जो है ना ट्राई अप्लाई कीजिए कि आप जो बच्चे हैं, आपके जो साथी हैं, उनको जो है ना यू मस्ट टेल अबाउट दिस चैनल के भाई जाएं वहाँ पे जो है उसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करें ना करें इट्स अप टू देम, लेकिन लर्न करें वहाँ से। ओके, तो इसमें आपका
यानी कि हर आदमी ने पार्ट प्ले करना है। हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन दिस इज आंधी के बेर कहते हैं, यानी कि मुफ्त के बेर हैं। आंधी आई, बेर गिरे और उठा के लेके चले जाओ। तो ये आंधी के बेर हैं, उठाओ और एंजॉय करो, लर्न। अच्छा जी, अब जो है सेकंड जो है क्या होता है कि हम इस ये यहाँ पे इसमें एक दो और वर्डिंग है, वो बाद में हम देख लेंगे। ये मैंने हमारी, ठीक है, ये हिस्सा हमारा अलग हुआ। अब यहाँ पे हम आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट के अंदर वो अमूमन अमूमन जो है, ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि बी पार्ट के अंदर वो ये कह देता है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, कोई परसेंटेज दे देता है कि 10%, अमूमन 10% होती है कि 10% जो है ना ऑन एनी एसेट। तो ये दिस इज मोर प्रैक्टिकल अप्रोच जो है आपको मिलेगी। लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं देख रहे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सेकंड जो है ये बी है, ये ए थी। अच्छा जी, इसके अंदर बी में क्या कहता है कि इस तरह से भी आपको कि परसेंटेज इज गिवन सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन लिख दूं मैं, है ना, ये ज्यादा बेहतर होगा। परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन ऑन एनी एसेट। मैं इसको फिक्स एसेट लिख देता हूं। ये हमारा जो है दूसरा पार्ट है। पहले तो स्ट्रेट जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दिया कि ये अप्लाई कर दीजिए। दूसरा जो है ये फॉर मोर यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच है कि जब आप किसी अदालत में काम करते हैं तो आप ये पूछते हैं कि यार ये बताओ कि ज़रा डेप्रिसिएशन जो है ना क्या रेट क्या लगा रहे हो तुम, सही है। अच्छा, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जो है रेट कुछ भी हो, लेकिन जो हमारी जो कंट्री का जो इनकम टैक्स लॉ है, वो जो है उसने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है मेंशन कर दिए हैं। आई थिंक ये है इनकम टैक्स में फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, आई थिंक थर्ड शेड्यूल के अंदर जो है ना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो ये भी होता है कि सर ये कहाँ दिया है। अब सवाल है ना, यानी कि बच्चे आजकल की बहुत जो है ना वो हैं, अच्छे हैं, वो एक नॉलेज रखते हैं। तो जवाब इसका ये है कि एक तो आपकी जो है नॉर्म्स हैं वो चल रही है, लेकिन ये जो नॉर्म्स हैं, बिजनेस नॉर्म्स हैं टू अप्लाई डेप्रिसिएशन ऑन एनी एसेट्स, ये कोरिलेट हैं किससे, आपके जो है कानून से। आपके हमारे जो मुल्क का कानून है, पाकिस्तान का जो कानून है, और वो कानून कहाँ है, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर दिए हुए हैं, चार्ट दिया हुआ है। पहले तो काफ़ी लंबा चार्ट था, अब उसको जो है ना काफ़ी छोटा कर दिया है, ठीक है, क्योंकि एसेट बढ़ते जा रहे थे और ये है फलां है वो, तो उन्होंने थर्ड शेड्यूल के अंदर, अगर आप कभी ज़िंदगी में उसमें भी लिख सकते हैं, आप गूगल कर लीजिए आप उसका, और आप लिख दीजिए कि FBR थर्ड शेड्यूल डेप्रिसिएशन रेट, तो वो आपको जो है ना वो दे देगा। तो वहाँ से जो है ना आपको ये आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए बता रहा हूँ कि सवाल है कि ये कहाँ दिए मैं, क्या ये यही लगाने। तो एज पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बिल्कुल यही लगाने, लेकिन यू मे डिफर, सही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिफर कर सकती है इन रेट से जो कि गिवन है,
लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो आपने जो रेट दिए हुए हैं उसके हिसाब से बनेगा। कि आपकी ये पॉलिसी है कि भाई मैं इनकम टैक्स जो है और डेप्रिसिएशन जो है 5% जो है ना मैं लगाऊंगा बिल्डिंग के ऊपर। बट जब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट जो है रिटर्न ऑफ इनकम जो है एफबीआर में जमा कराएंगे तो वहां आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर अप्रूव्ड पॉलिसी ऑफ द एफबीआर। ठीक है, तो अगर वहां पे 10% दिया हुआ है किसी एसेट के ऊपर और आपने 5% किसी एसेट पे लगाया है तो वो गवर्नमेंट नहीं मानेगी, आपको कहेगी कि आप इसको एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि रिटन इन एफबीआर पॉलिसी जो आपका कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, आप उसको कैलकुलेट कीजिए और फिर अपना जो है प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। सही है, तो ये एक थोड़ा सा यह है ना प्रैक्टिकल अप्रोच, ये इस वजह से ज़रूरी है कि आपको अभी से पता चले, अभी से यू मस्ट हैव ए नॉलेज ऑफ डेप्रिसिएशन कि किस तरीके से काम करता है। इट इज़ वेरी इजी बट इट इज़ नॉट सो इजी, रिमेंबर। अब यहाँ पे जो है परसेंटेज हमें दी हुई होती है सवालात में किस तरीके से। पहला जो है मैंने यह है कि 10% डेप्रिसिएशन, 10%, उसको मैं लाइन मार दूं ना, हाँ ये सही रहेगा। असल में ये अभी मिटा नहीं रहा ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। ये वाला जो है मैं मिटा दूंगा अभी जो है ना थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ लिख के जो है ना फिर कैलकुलेशन हम इधर करेंगे। तो ये आप जो है ना ज़रूर उतार लीजिएगा। हाँ, depreciation was estimated on any asset, मैं यहां पे any asset लिखता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, राइट। एनी एसेट का मतलब है कुछ भी हो सकता है। यहां पे मैंने फर्नीचर लिखा है, बिल्डिंग हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकता है, व्हीकल हो सकती है, और ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर हो सकता है, एनीथिंग। सही है ना। जो ये मैंने लिखी थी, तो इनके ऊपर कोई किसी भी एसेट के ऊपर वो दे सकता है। अच्छा, अब ये जो है ना, अब ये इसको समझना है कि 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन जो है किस पे लगेगा? रिमेंबर कि डेप्रिसिएशन ऑलवेज जो है depreciation always calculated on cost, on cost के ऊपर हम depreciation कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इट डिफर, सही है, तो वो आपको बताएगा कि इसके ऊपर लगाइए। वो हम आगे देखेंगे कि वो थोड़ा सा एक हल्का सा टिपिकल जो है ना केस है, तो लेकिन दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती है। अब इस मकसद के लिए जब ये सवाल के अंदर ये दिया हुआ है तो आपने फौरन जो है यू चेक क्या ट्रायल बैलेंस को आप चेक करते हैं। जो सवाल के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है, ट्रायल बैलेंस आप बहुत देख चुके हैं, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा। ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं कि
बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस कितना दिया हुआ है, दैट इज योर कॉस्ट। हमें डेप्रिसिएशन और उसके अंदर ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ होगा, ठीक है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हम फौरन देखेंगे बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, क्योंकि उसने कहा है कि डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट कीजिए, 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए। और जब ये सिंपल जो है नरेशन दी हुई होगी डाटा के अंदर, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट योर डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एसेट लिख देता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ एसेट। अब हमने देखेंगे कि कॉस्ट ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट कितनी है। ट्रायल बैलेंस के अंदर से रुपीज 1 लाख है। ट्रायल बैलेंस के अंदर कॉस्ट मैं यही ले लेता हूं ताकि एंट्रीज मुझे बनाने में आसानी रहे। यहां पे एक बिल्डिंग को मैं हटा के एसेट लिख देता हूं, ठीक, यहां पे इसको मैं असल में एसेट की कॉस्ट जो है मैं इसको लिख लेता हूं, तो मुझे आगे जो है ना वर्किंग में आसानी रहेगी। 5 लाख रुपए है, मैंने देखा कैलकुलेट, ये ट्रायल बैलेंस में मेरी जो है ना कॉस्ट दी हुई है 5 लाख रुपए। सही है, बहुत आसान है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है बराबर होगा 10% ऑन कॉस्ट, जो परसेंटेज निकालते हैं आप लोग निकालते ही होंगे हर जगह जो है ना, तो 10%, तो यहां पे 10% कॉस्ट कितनी है जनाब, 5 लाख रुपए। सही है, तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया जनाब, 50,000। 50,000, या कैलकुलेशन देख लेना, आई डेंट ब्रिंग माई कैलकुलेटर, तो कैलकुलेशन देख लेना है। 10%, 2 सिफर ये कटे 5,000 और एक 10 का सिफर आ गया 50,000 रुपए। डेप्रिसिएशन आपके पास आपने एस्टिमेट किया 50,000 रुपए, ठीक है। ये जो है जब आपने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेशन के बाद ये क्या करा, 10% डेप्रिसिएशन आप लगा दीजिए। आपने जो है ट्रांजेक्शन बना ली, वेरी इजी, आप बना चुके हैं ट्रांजेक्शन बहुत सारी पहले के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप डेबिट करते हैं, यहां लिख देता हूं 50,000, ठीक है। और एसेट की वैल्यू को हम देख चुके हैं, एसेट की वैल्यू जो है कम नहीं होती है, बल्कि एक कॉन्ट्रा एसेट हम कॉन्ट्रा अकाउंट जो है ना उस एसेट के अगेंस्ट ओपन कर देते हैं, जिसका नाम होता है अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन, ठीक है। 50,000 रुपए जो है हम ओपन कर देते हैं। ये हमने प्रोवाइड कर दिया डेप्रिसिएशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या कहा था उसने कि 10% डेप्रिसिएशन एस्टिमेट कीजिए, सही है। तो ये अब यहां पे जो है हमने क्या किया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने यहां पे 50,000 लिखा और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमने 50,000 से क्रेडिट दे दिया। तो हमारी देखिए बिल्डिंग कॉस्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जो कि हम देख चुके हैं पीछे 7-8 बनाई है, तो हम बिल्डिंग की कॉस्ट में से बैलेंस शीट जब बना रहे होंगे तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, चूंकि ये कॉन्ट्रा है, उसमें से माइनस कर देंगे, तो बिजनेस की कॉस्ट में से 5 लाख में से ये 1 लाख रुपए माइनस करके वैल्यू लिख देंगे। उस वैल्यू को मैंने बताया था रिटन डाउन वैल्यू या WDV कहलाती है, ठीक है। ये एक पहला जो है सिनेरियो होगा हमारे पास। अब हम
आई थिंक इसको मैं अब रब कर दूं, ठीक है। इस चीज़ को आपने लिख लिया होगा, सही है ना। ये लिख के जो है ना मैं इसको यूं घूमूं, वरना मेरा वायर जो है ना वो हो बच गया मेरा वायर ना। हाँ, तो इसको जो है ना मैं रब कर रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा। ये लिखना ज़रूरी है यार, लिख लेना, ठीक है। लिख लोगे तुम लोगों को फ़ायदा होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा। अच्छा जी, ये मैं अब मिटा रहा हूँ। ऊपर का नहीं मिटा रहा मैं, ये भी नहीं मिटाता, चलिए। फॉर द टाइम बीइंग ठीक है, ये एसेट थे आपके। ये नॉर्मली जो है फिक्स एसेट जिनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो ऊपर है। इसको अभी इस वजह से मैं रब नहीं कर रहा कि आप लोग देख लें। अब सेकंड जो है आपको सिनेरियो दे सकता है कि क्या लिखेगा वो। ये मैंने लाइन खींची ताकि वो ऊपर वाला सेपरेट हो जाए और यू डू नॉट मिक्स इट, राइट। ये 1 था, ये बी चल रहा है, बी का पार्ट 2 है, सही है। B1 B2। अब यहां पे B2 में जो है लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन, मैं एसेट का नाम जो है ना कुछ भी हो सकता है, ऑन इक्विपमेंट लिख लेते हैं, ऑन इक्विपमेंट एट कॉस्ट, at 20%, sorry, at 20% on cost, huh? On cost। ये आपको डाटा फॉर एडजस्टमेंट में ये दिया हुआ है कि करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एट 20% ऑन कॉस्ट। बिल्कुल वही है जो कि थोड़ा सा इन्होंने कान को सीधा पकड़ने के बजाय घुमा के पकड़ लिया कि परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन ऑन एनी एसेट, सही है। कि वाज ये है 10% डेप्रिसिएशन वाज एस्टिमेटेड ऑन फर्नीचर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेकिन इसको मैं एनी जो है ना एसेट में लिख देता हूँ, ठीक है। अब बिल्डिंग के बजाय मैं एनी एसेट, जाहिर है वरना तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। एनी एसेट, एनी एसेट का मतलब यह है कि ये अगर एनी एसेट का मतलब ये है कि अगर यहाँ ट्रांजैक्शन में मैंने फर्नीचर लिखा तो यहाँ पे ये हम फर्नीचर ले लेंगे। अगर ट्रांजैक्शन में मैंने यहाँ पे इक्विपमेंट लिखा तो हम यहाँ पे इक्विपमेंट की एंट्री डाल देंगे, ठीक है। ये इस वजह से जो है ना मैंने एनी एसेट लिख दिया। हम अमाउंट को तब्दील नहीं करेंगे, अमाउंट हम फिक्स रख दी कि भाई 5 लाख रुपए है हमारी कॉस्ट जो है, वरना बार बार उसको मिटाते रहो, काम करते रहो, सही है ना। तो ये हमारा जो है। अब यहाँ पे भी हम पहले क्या देखेंगे, हमारी जो हमने पहले डिसाइड किया कि जाहिर है कॉस्ट पे ही होता है। अब हमने देखेंगे क्या चीज, चेक इन ट्रायल बैलेंस
किसके लिए? फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। अब ट्रायल बैलेंस जो हमको दिया हुआ होगा उसमें हमने चेक करना है कि भाई उसकी वैल्यू कितनी है, डेबिट साइड पे कितनी लिखी हुई है। ठीक है, तो हमने कॉस्ट देखी कि भाई जनाब ये है कॉस्ट 5 लाख रुपए, राइट। तो रेस्ट ऑफ द आपके पास ये सेम रहेगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन कर देता हूं मैं, सही है। तो डेप्रिसिएशन यहां पे है 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, 20% ऑन कॉस्ट आपके पास ये दिया हुआ है। तो व्हाट इज द कॉस्ट, कितना है, जो क्या है 20% मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। हर एसेट के अंदर हम यही लिखेंगे 5 लाख। इक्विपमेंट की कॉस्ट 5 लाख रुपए हो गई। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया आपने, आई थिंक ये हो जाएगी 1 लाख। चेक कर लेना यार। तो डेप्रिसिएशन आपके पास हो गया, यहां लिखूंगा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने 20% कितना कैलकुलेट किया, 1 लाख। ये 2 सिफर यहां से कटे, ये 3 सिफर इसके आए, हाँ ठीक है ना, 1 लाख। या कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और कैलकुलेट करके जो है ना, अगर 1 लाख नहीं हो तो उसको जो भी तुम्हारे पास से कैलकुलेशन फिगर आए तो वो यहाँ पे लिख लेना। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने एंट्री बनाएंगे, एडजस्टिंग एंट्री, ये भी आपकी जो है एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, ये भी आपकी जो है एडजस्टिंग एंट्री है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट है, ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टिंग एंट्री भी कहते हैं, एडजस्टमेंट भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, ईयर एंड एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये आपने बना ली यहाँ पे। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है एडजस्टिंग एंट्री जो बनाएंगे, क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक लाख से हमने डेबिट किया, ठीक है। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने 1 लाख से क्रेडिट दे दिया। एडजस्टमेंट बना लिया आपने। जितनी भी एडजस्टमेंट बनाएंगे, जितनी भी एंट्री एडजस्टमेंट की बनाएंगे, उसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, सही है। ओनली 2 अकाउंट जो है ऊपर नीचे हो रहे होंगे। तो अब आपने डेप्रिसिएशन को, यहाँ पे एक्सपेंस को आपने डेबिट किया 1 लाख रुपए से, ठीक है जी, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट है। यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को 1 लाख से क्रेडिट दे दिया, ओके। तो बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर आएगी, आपने एसेट लिखेंगे 5 लाख रुपया, सही है, जो कॉस्ट है, हिस्टोरिक कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्डिंग होती है। उसमें से लेस कर देंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1.5 लाख रुपए। तो रिटन डाउन वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी, जो भी हो जाए, 3.5 लाख रुपया आई थिंक। तो ये इस तरीके से जो है हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ये एंट्रीज हम लेजर में बना के काम कर रहे होते हैं। अब तीसरा जनाब जो है, एक बहुत अच्छा एक सवाल आता है, ये मैं इसको यहाँ पे आई थिंक ये मैं मिटा देता हूँ, सही है। यस, तीसरा जो है यहाँ पे जो बी, तीसरी एग्जांपल जो किस तरीके से वर्डिंग जो है हमको दी हुई होती है कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, ठीक है,
एट 20%। ये डाटा, ये जो है आपको क्या दी हुई होती है, ये जो है डाटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर आपको ये दिया हुआ होता है कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स एट 20%। अब यहां पे एक मेन चीज ये है कि फिक्स एसेट्स उसने बोला है और फिक्स एसेट्स का उसने नाम नहीं दिया। अब हम होता है ना कि भाई यार ये नाम तो दिया भी नहीं, कोई किस पे लगाऊं मैं। 20% मुझे सब कुछ आता है, एट 20% का मतलब है एट कॉस्ट ही लगेगा। तो मैं कैसे लगाऊं? तो जितने ये फिक्स एसेट्स आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए होंगे, ठीक है, तो check all fixed assets in ट्रायल बैलेंस। अब मिसाल के तौर पर कई दिए हुए हो सकते हैं, बिल्डिंग भी हो सकती है आपके पास इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, फर्नीचर फिक्सचर तो होता ही है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है। ये तीन आइटम तो आपके पास किसी भी बिजनेस में ये तीन तो होते ही हैं आपके पास। व्हीकल भी हो सकती है आपके पास, जो कोई भी आप ट्रायल बैलेंस के अंदर देखें और उसके अंदर जितने जो है एसेट्स आपके पास गिवन होंगे उनकी कॉस्ट जो है आप नोट डाउन करेंगे। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग की कॉस्ट जो है वो दी हुई है 1 करोड़ रुपया। चलिए 1 मिलियन। इक्विपमेंट की कॉस्ट है 1 लाख और फर्नीचर फिक्सचर की कॉस्ट है 2 लाख। ये दी हुई है, तो इन तमाम पे आप 20% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपने पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने तमाम फिक्स एसेट्स निकाले और ट्रायल बैलेंस में तमाम फिक्स एसेट्स निकालने के बाद जो है आपने उनको नोट डाउन कर लिया और उनकी वैल्यू ट्रायल बैलेंस में जो भी डेबिट अमाउंट दिया हुआ हो वो आपने लिख ली और उन तमाम के ऊपर आपने 20% कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। कैलकुलेट तो आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। चलो मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है यार, असल में तो मसला ये है। 20% के शायद तो ये 1 लाख हो जाएगा, नहीं 2 लाख हो जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है यार, ठीक है। तो 20,000 हुआ 2 लाख, ओके। और जितनी भी हो उसको सही कर लेना अपना। और 20% इसका हो जाएगा कितना हो गया, 2 सिफर ये कट गए, 3 सिफर, 3 और 1 4, 20,000। और इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 40,000, ठीक है। 2 सिफर ये खत्म हो गए आपके, 3 सिफर बचे और 1 सिफर जो है 20 का आया और 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ पे 2 सिफर ये आपके खत्म हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सिफर इसके आ गए, 1 सिफर इसका आया और 2 1। तो ये डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, हर एसेट के ऊपर। और एडजस्टिंग एंट्री जो है बिल्कुल इसी तरह से बनेगी और इसके अंदर कोई हैंकी पैंकी तो नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने, ज़रूरी नहीं है कि इसी हिसाब से जो है ना वो आ रही होंगी, लेकिन मोस्टली जो है वो इस तरह से आपको गिवन होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है मैं देखता हूँ कोई और अगर इस नरेशन में है, रुकिएगा।
अभी एक सिचुएशन वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अब मैं ये ऊपर का जो है ये मिटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा अपने पास, जो है रिकॉर्डिंग मीन्स नोट डाउन कर लिया होगा। अभी एक जो है हमारे पास होता है कि बहुत आसान है, ये भी इसी से लिंक है, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ हो सकता है कि मेक अलाउंस, नहीं, ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में आ गया है। और ओके, अब हम जो है ये एक अलग सिनेरियो है, ये अलग है। और उसके बाद हम इस चैप्टर, इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है जो हमारे पास होगा, हम अभी कंसीडर कर रहे थे ओनली कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अब अलग जो है इसके बाद जो है मैंने जो गैदर किया है वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो उसकी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, कि उसमें हमको कॉस्ट तो देखनी होती है, ये बैलेंस भी जो है हमको कंसीडर करना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो होप कि आपको ये बहुत स्टेट जो है कैलकुलेशंस हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको इंशाल्लाह, जो है ना। चलिए, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।